हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वहां पर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, उसके बाद हीट इंजन, उसके बाद कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट हीट इंजन सब हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारे यूनिवर्स जो काम कर रहा है इस लॉ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इस लॉ को दूसरा नाम है नेचुरल लॉ भी कहते हैं इसको, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो मेरे साथ फॉलो कीजिए, क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आप लोगों को बहुत ही मजेदार चीज़ है, सब मैं समझाऊंगा। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, फर्स्ट लॉ क्या कहता था, वो मेनली मतलब क्या करता था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेनली डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर डील किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन ये हमें ये नहीं बताया था कि क्यों हो रहा है, द कॉज। फर्स्ट लॉ इट डजंट टेल इट्स कॉज, इसका कैसे हो रहा है ये नहीं बोल रहा, और ये हमारा मतलब पॉसिबल है कि नहीं ये भी नहीं बोल रहा। एंड इट इज पॉसिबल और नॉट, मतलब कोई हमारा जो प्रोसेस है वो पॉसिबल है कि नहीं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर एक कंटेनर है जिसका देखिए आप 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूँ, थोड़ी देर बाद दोनों में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये और ये दोनों में एक इक्विलिब्रियम 50 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होगा। लेकिन ये तो ये आ रहा है, लेकिन इसका रिवर्स क्या हो सकता है, इसका रिवर्स क्या हो सकता है, ये हमें फर्स्ट लॉ से नहीं पता। फर्स्ट लॉ में बताता है कि यहाँ से ये होगा, लेकिन इसका रिवर्स क्या पॉसिबल है कि नहीं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। ये बताएगा कौन, ये हमें बताएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो मेनली है, सेकेंड लॉ को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉ। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉ, और ये हमें बताता है कि वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, वो हमें बताता है। तो इस इज अ नेचुरल लॉ। यहाँ पर हम एक केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा। पहले आप लोग को मैं थोड़ा बता देता चीज़ें, क्या चीज़ इधर मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, हमारा ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। अब जो कुछ बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मैं तो आप लोग को पहले दिन से बोला हूँ, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोग फॉलो करते जाइए, इसको बहुत ईजी लगेगा आप लोग को, बहुत ही ईजी। तो देखिए, अगर मैं अभी आप लोग को एक चीज़ बताऊँ कि मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ, चीज़ समझिए, मैं केल्विन स्टेटमेंट में भी आऊँगा, क्लॉसियस स्टेटमेंट में आऊँगा। उसका पहले मैं आप लोग को एक नया कॉन्सेप्ट समझाऊँगा। अगर मैं एक ग्राफ लूँ, पीवी ग्राफ, 3 तो आइसोथर्मल ड्रॉ करूँ, 1 2 3, ये आइसोथर्मल है T1 T2 T3, पीवी आइसोथर्मल T1 T2 T3, और 2 तो एडियाबेटिक इसमें मैं ड्रॉ करूँ। ये एक एडियाबेटिक है, ये एक एडियाबेटिक है, ये है Q1, ये है Q2 एडियाबेटिक, और 3 आइसोथर्मल। तो मैंने एक ग्राफ लिया कंसिस्टिंग ऑफ 2 एडियाबेटिक एंड 3 आइसोथर्मल। क्यों आइसोथर्मल एडियाबेटिक ग्राफ ऐसा है, मैंने बहुत बार पढ़ाने का टाइम बोला था, क्योंकि कौन स्टीपर है कौन कम स्टीपर है मैंने बता दिया, इसमें डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट है आप लोग मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक। तो ये अगर मेरा एक मतलब एक नॉर्मल हमारा है, तो ये जो रेशियो है, हम लोग को कार्नोट इंजन से हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है ना, वी नो Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू T1 बाई T2, हमें ये रिलेशन हमें पता है। कहाँ से? और कार्नोट इंजन में हमने ये वाला प्रूफ किया था। तो हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू T1 बाई T2 ऑब्वियसली। सिमिलरली अगर यहाँ पर मेरा एक Q3 रहता तो फिर भी वैसा था। इफ मतलब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, Q1 बाई T1 इक्वल्स टू Q2 बाई T2 हम लोग कह सकते हैं। इफ अगर Q2 बाई Q3 ऐसा कुछ रहता तो ये क्या होता, T2 बाई T3। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, Q2 बाई T2 इक्वल्स टू Q3 बाई T3। तो देखिए एक सीक्वेंस आ रहा है,
एक सीक्वेंस आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंस आएगा, Q1/T1 इक्वल्स टू Q2/T2 इक्वल्स टू Q3/T3 इक्वल्स टू डॉट 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 चलता रहेगा। ये एक लॉन्ग सीरीज है। तो ये रेशियो को मैं अगर एक इक्वल्स टू एक कांस्टेंट बोलूँ, क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए सब कुछ इक्वल्स आ रहा है, तो इसको ही हम लोग, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। अगर हमारा इफ फॉर स्मॉल वैल्यूज तो हम लोग कह सकते हैं dQ/T इक्वल्स टू ds। इस कांस्टेंट का वैल्यू को हम लोग ds बोलते हैं, जहां पर s क्या है, एंट्रोपी। s इज द एंट्रोपी। ये एक नया चीज है जो मैं आप लोग को समझाऊंगा। dQ/T इक्वल्स टू ds, मतलब यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, dQ इक्वल्स टू T ds। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है। यह है हीट, चेंज इन हीट, चेंज इन एंट्रोपी, टेम्परेचर। अभी एंट्रोपी एक बहुत ही नया चीज़ है, आप लोग, मैं इसको भी डिटेल्स में समझाऊंगा। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी गिव्स द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया एंट्रोपी का? एंट्रोपी का रिलेशन हमारे पास क्या है बच्चों, अच्छे से देखिए, dQ इक्वल्स टू T ds। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी is the measure of randomness of, देखिए, of a system, is the measure of randomness of a system। मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ पर मैं एक गैस रख के हीट कर दूँ, यहाँ पर एक कंटेनर में अगर गैस का मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पर मैं अगर एक बर्नर से हीट कर दूँ, तो मॉलिक्यूल्स क्या वाइब्रेट करना शुरू कर जाएगा, इधर उधर वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। तो इसी का नाम है डिसऑर्डरनेस। इसी का मतलब हाई एंट्रोपी। और कहीं अगर हमारा नॉर्मल एक स्टेट में गैस पड़ा है, कुछ ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं कर रही है, लो एंट्रोपी। तो एक सिस्टम कितना रैंडम है, कितना डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, ये कौन मेजर करेगा? ये मेजर करेगा हमारा एंट्रोपी। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है बच्चों? वो है एंट्रोपी। और ये जो हमारा एक साइकिल है, हमारा जो पीवी साइकिल है, देख लीजिए, मैं बोल देता हूँ एक कॉन्सेप्ट, ये मैं प्रूव भी करूँगा। अगर एक रिवर्सिबल साइकिल हुआ, उसमें हमारा जो एंट्रोपी है उसका वैल्यू क्या है? 0। टोटल एंट्रोपी का वैल्यू हमेशा एक रिवर्सिबल साइकिल में, मतलब एक, अगर मैं रिवर्सिबल साइकिल क्या है, तो हमने कार्नोट साइकिल पढ़ा था, पीवी, ये वाला रिवर्सिबल साइकिल, इसमें टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या है? 0। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी। और एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी भी बच्चों एक स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन, मतलब फाइनल और इनिशियल वैल्यूज के ऊपर एंट्रोपी डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अभी हम लोग देखेंगे एक रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या है। एक रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या है? आप लोग बोलेंगे सर अभी आपने केल्विन प्लैंक या क्लॉसियस स्टेटमेंट नहीं बोला, उसमें भी आऊँगा मैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे फोकस कीजिए, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी निकालेंगे चेंज इन एंट्रोपी फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल। चलिए देख लेते हैं। चेंज इन एंट्रोपी फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल। तो देखते हैं क्या है। ये हमारा एक रिवर्सिबल साइकिल है, पी भी ग्राफ। तो हमें क्या पता है, ये वाला है आइसोथर्मल, ये वाला है एडियाबेटिक, ये वाला फिर से है आइसोथर्मल, ये वाला
एडियाबेटिक, ए बी सी डी। इधर क्या है देखिए, P1 V1 T1, आप सभी लोग को पता है, बार बार बहुत बार पढ़ने का टाइम बोला था, P2 V2 T1, P3 V3 T2, P4 V4 T2। इधर कितना हीट है Q1, इधर कितना हीट है Q2। अभी A टू B प्रोसेस में, जब प्रोसेस A टू B हो रहा है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा, हम लोग क्या जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, dq इक्वल्स टू du प्लस पी डी वी। लेकिन हमें क्या पता है, du इक्वल्स टू सी वी डी टी, डी टी जीरो है तो जीरो, तो ये वाला जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। तो क्या हो रहेगा, सिर्फ पी डी वी, मतलब इसका पी डी वी मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारा कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है। सो डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, ये हो रहा है। और यहाँ पर हमारा एंट्रोपी क्या होगा, हमें ये पता है, डी क्यू इक्वल्स टू टी डी एस। हमें थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला रिलेशन बताया था आप लोगों को। तो यहाँ से मैं आप लोग कह सकता हूँ कि टी डी एस इक्वल्स टू, और डी एस वन, क्यों बोलिए तो चार्टो ऐड होने के बाद ही तो हमारा होगा S1 S2 S3 S4, तो टी डी एस वन, तो डी एस वन डी डब्ल्यू बाई टी हम लोग इसको कह सकते हैं। और डी डब्ल्यू मतलब इसको ऐसे फॉर्म में भी रख सकते हैं। और हमें ये भी पता है यहाँ पर वर्क डन कितना है, वर्क डन का फॉर्मूला एन आर टी लॉन वी टू बाई वी वन, हमें ये पता है, बाई टी। सो टी टी कैंसिल, सो एन आर लॉन वी टू बाई वी वन। सो एस वन क्या आ गया, एन आर लॉन वी टू बाई वी वन, हमें पता है ये वाला। तो ए टू, अरे मैं डायरेक्ट कहाँ से लिख दिया, आप लोगों को तो पता है आइसोथर्मल में वर्क डन क्या है, एन आर टी लॉन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। बार बार पढ़ाने का टाइम मैंने आप लोगों को बोला था, वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस ये है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा थर्मोडायनेमिक्स का जो कार्नोट हीट इंजन में मैंने उधर पढ़ाया था, जो मेरा लेक्चर नंबर 3 है, उधर आप लोग को ये मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें ज़रा देख लीजिएगा अगर आप नहीं समझ पा रहे। तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हूँ, अगर आप मेरा लेक्चर सीरीज फॉलो करते हैं तो इसको समझ जाएंगे, नहीं करते तो मैं बोलूँगा प्लेलिस्ट को सीक्वेंस सीरीज देखिए। ये कोई भी बीच से कोई वीडियो उठा के देखने से आप लोग नहीं समझेंगे, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो मेरा सीक्वेंस है, पूरा प्लेलिस्ट, हर चीज़ का प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखता हूँ आप लोग के फ़ायदे के लिए। तो S1 क्या हुआ, एन आर लॉन वी टू बाई वी वन। अभी कौन सा प्रोसेस, B2C। B2C में क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें क्या पता है, डी क्यू इक्वल्स टू टी डी एस टू। लेकिन एडियाबेटिक में क्या है, चेंज इन हीट इज जीरो, सो जीरो इक्वल्स टू टी डी एस टू, मतलब हमारा S2 भी जीरो ही आएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज जीरो। तो एडियाबेटिक में हमारा चेंज इन एंट्रोपी कितना आ रहा है बच्चों, चेंज इन एंट्रोपी एडियाबेटिक में हमारा आ रहा है S2 जीरो। तो एडियाबेटिक प्रोसेस, कुछ भी टाइप का एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी क्या आएगा, जीरो। अभी क्या है C2D, C2D में एंट्रोपी क्या आएगा, हमें पता है डी क्यू इक्वल्स टू टी डी एस थ्री, ठीक है। और सिमिलरली आइसोथर्मल है तो डी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, सो टी डी एस थ्री इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। और फिर से इसका मतलब क्या है, इसी का मतलब तो वर्क डन हमारे पास क्या है, एन आर टी लॉन बी फोर बाई वी थ्री ऑब्वियसली। सो एस थ्री क्या होगा, एन आर लॉन वी फोर बाई वी थ्री, यही होगा। तो S3 है, तो S3 हमारा क्या आ चुका है, देखिए मैं इसको लिख के रखता हूँ कितना हमारा एंट्रोपी चेंज हो रहा है, समझे, मिटा रहा हूँ। तो एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है, सो S3 इक्वल्स टू एन आर लॉन वी फोर बाई वी थ्री, ये हो रहा है। और फाइनल कौन सा बाकी है, D2A। सो D2A में क्या होगा, D2A में हमारा क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो फिर से क्या होगा, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ S4 इक्वल्स टू जीरो। तो अभी क्या होगा, टोटल एंट्रोपी क्या है, अभी टोटल एंट्रोपी S1 प्लस, इसके लिए अगर S1, इसके लिए S2, इसके लिए S3, इसके लिए S4, टोटल एंट्रोपी हमारा क्या होगा, जीरो। तो हमारा जीरो होगा, मैं प्रूफ करूँगा, मैं उसको दिखा रहा हूँ कैसे होगा जीरो। तो टोटल एंट्रोपी क्या होगा, एक रिवर्सिबल इंजन में, रिवर्सिबल साइकिल में
तो टोटल एंट्रोपी देखिए S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। सो हमारे पास S1 क्या है, NR ln V2 बाई V1, S2 क्या है 0, S3 क्या है NR ln V4 बाई V3 प्लस 0। सो NR ln V2 बाई V1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस NR ln V3 बाई V4। और हमें एक चीज़ पता है, कार्नोट हीट इंजन पढ़ने का टाइम मैंने आप लोगों को बोला था, ये चीज़ हमने प्रूव किया था V2 बाई V1 इक्वल्स टू V3 बाई V4, इसको हमने प्रूव करके रखा था। उस चीज़ इसको हम लोग इधर पुट करेंगे। सो NR ln V2 बाई V1 माइनस NR ln V2 बाई V1, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज 0। समझ पा रहे हैं ना, S1 प्लस S2 S3 S4 ये हो रहा है, जो ये वाला ही तो है V2 बाई V1, माइनस क्यों मैंने इसको घुमा दिया। अरे मतलब देखिए ना, अगर नहीं समझ पा रहे, लॉग या लॉन लॉग A बाई बी इक्वल्स टू माइनस लॉग B बाई ए, यही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, वही चीज़ हो रहा है। तो प्रूव्ड टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी इन अ रिवर्सिबल साइकिल इज 0। प्रूव्ड, नो डाउट, आई होप। अभी सेम चीज़ हम लोग करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस में, और उधर चेक करेंगे हमारा एंट्रोपी क्या हो रहा है। तो देखिए, एक रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा एंट्रोपी हमेशा 0 होता है। तो समझ गए, ये आप लोगों को प्रूव करना आएगा, प्रूव दैट एंट्रोपी इन रिवर्सिबल साइकिल इज ऑलवेज 0। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे इरिवर्सिबल साइकिल में, देख लेते हैं क्या होगा। अभी फॉर ए इरिवर्सिबल साइकिल, चेंज इन एंट्रोपी फॉर ए इरिवर्सिबल साइकिल। तो इरिवर्सिबल साइकिल क्या है, हमारा जो नॉर्मल हीट इंजन है दैट इज ए इरिवर्सिबल साइकिल, जिसमें हमारा एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। फॉर ए हीट इंजन हमें क्या पता है, फॉर हीट इंजन एफिशिएंसी क्या होगा, मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ 1 माइनस Q2 बाई Q1। और हमें कार्नोट इंजन के लिए क्या पता है, फॉर कार्नोट हीट इंजन तो हमें क्या पता है N इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। और कार्नोट थ्योरम और अकॉर्डिंग टू कार्नोट हमें क्या पता है कि N इज ऑलवेज, मतलब कार्नोट हीट इंजन का एफिशिएंसी हमेशा मैक्सिमम होगा। यही हमने कार्नोट थ्योरम में पढ़ा। कार्नोट हीट इंजन का कॉन्सेप्ट ये है कि कार्नोट हीट इंजन का एंट्रोपी हमेशा मैक्सिमम, एफिशिएंसी ऑलवेज मैक्सिमम रहेगा। तो मतलब मैं यहाँ से उस थ्योरम से मैं कह सकता हूँ N मतलब ईटा इज ग्रेटर देन ईटा डैश, मैं कह सकता हूँ। तो 1 माइनस T2 बाई T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर एक कंडीशन में हुआ लेकिन ग्रेटर देन नहीं होगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो दोनों से 1 1 हट जाएगा। सो ये उधर जाएगा, इधर आएगा। सो Q2 बाई Q1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू T2 बाई T1। देखिए ये इस तरफ आया, इस तरफ गया, वही चीज़ हो रहा है। सो Q2 बाई T2 माइनस छोड़िए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q1 बाई T1 हम लोग कह सकते हैं। इसको तो हम लोग कह सकते हैं ना, ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं Q2 बाई T2 माइनस Q1 बाई T1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो Q बाई T क्या है, ये हमारा क्या है, ये एंट्रोपी है, ये भी एंट्रोपी है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं S2 माइनस S1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ से डेल S ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कैमरा में देख रहा हूँ आ रहा है कि नहीं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। आ रहा है, हाँ अच्छे से आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको अच्छा से लिख रहा हूँ, डेल्टा S ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो फॉर ए इरिवर्सिबल साइकिल और इरिवर्सिबल इंजन एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। मैं लिख रहा हूँ
for an irreversible cycle, entropy is always increasing. Entropy is always increasing. For a irreversible cycle, entropy is always increasing. ये आप लोगों को जानना पड़ेगा. होप समझ गए एंट्रोपी क्या है. चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल साइकिल, हीट इंजन एटा. सो ऑब्वियसली अभी हम लोग एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक और रिवर्सिबल आइसोथर्मल दो चीज़ हम लोग इधर देखेंगे. उसी का एक सब टॉपिक है. एडियाबेटिक में हमेशा क्या है, मैं दो तीन तो शॉर्टकट बोल दे रहा हूँ. रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए. अभी एडियाबेटिक मतलब हमेशा दो तीन तो शॉर्ट चीज़ ट्रिक समझ के रखिए. अगर किसी भी प्रोसेस में एडियाबेटिक दिया है, किसी भी प्रोसेस में अगर फॉर एडियाबेटिक दिया है, वहाँ पर हमेशा क्या होगा, एडियाबेटिक में हमेशा हमारा एंट्रोपी चेंज होगा जीरो एडियाबेटिक में. और आइसोथर्मल में एंट्रोपी क्या होगा, NR ln VF/VI, जहाँ पर FF फाइनल, I है इनिशियल. ये है शॉर्टकट ट्रिक. ये आप लोगों को जानना पड़ेगा क्या है. ये दो शॉर्टकट ट्रिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. MCQ में आता है. एडियाबेटिक प्रोसेस चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या है, जीरो. इसके अलावा भी फॉर रिवर्सिबल चेंज अगर एंट्रोपी का वैल्यू आए, वो भी क्या होगा, जीरो. क्लियर. बार बार बोल रहा हूँ, MCQ में आएगा. दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट को स्टोर कर लीजिए. बार बार बोलना और बाद में मत बोलना कि नहीं बताया था. अभी देखिए जो मैंने आप लोगों को बोला था, क्लॉसियस स्टेटमेंट और हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जो दो चीज़ें आप लोगों को वो भी मैं बता देता हूँ. तो थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ में दो साइंटिस्ट या दो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट और एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. सो सबसे पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है. और इसके अलावा आप लोग प्रॉब्लम जब प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी अगर डाउट्स होता है, आप लोग मुझे ईमेल में भेज सकते हैं. मैं आप लोगों को वो भी सॉल्व करके आप लोगों को भेजूंगा. आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट बनाइए कि सर ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैं भी, आप लोग ज़्यादा मोटिवेट होगा कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं. मेरे साथ कनेक्ट करके रखिए. ये सब कुछ तो आप ही लोगों के लिए है, मतलब आप ही लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ सब जो लेक्चर सीरीज़ है. तो क्लॉसियस स्टेटमेंट. क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है, नो सेल्फ एक्टिंग मशीन कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम lower temperature to higher temperature. यही है क्लॉसियस स्टेटमेंट. मतलब लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में कभी भी हीट कोई मशीन खुद से नहीं कर पाएगा. और एक तो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एक तो है और लास्ट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. तो देखिए ये क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है, या हम लोग क्या जानते हैं, वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट, लेकिन एंटायर हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. देखिए, नो सेल्फ एक्टिंग मशीन कैन कन्वर्ट entire amount of heat to work. मतलब आप लोग कितना भी हीट दे दें, पूरी एक मशीन उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाए. कुछ अमाउंट ऑफ हमारा क्या होगा, वेस्टेज होगा, वर्क से हीट होगा, लेकिन आप लोग कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं, पूरा हीट हमारा वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा. तो यही केल्विन प्लैंक ने कहा था कि केल्विन और प्लैंक दोनों उस टाइम के बहुत ही महान साइंटिस्ट से, उन्होंने दोनों मिलकर जो लॉ कंबाइन है, नो सेल्फ एक्टिंग मशीन कैन कन्वर्ट एंटायर अमाउंट ऑफ हीट टू वर्क. देखिए समझ गए. अभी यहाँ से और एक चीज करना पड़ेगा,
जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हम अगर एंट्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो वो भी एक समझ लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द व्यू ऑफ एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द व्यू ऑफ एंट्रोपी, इसी चीज में लिख रहा हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द व्यू ऑफ एंट्रोपी। सो देखिए ये क्या है, मैं पहले समझा देता हूँ क्या एंट्रोपी के बेसिस में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज नहीं करता। जो हमारा जिस यूनिवर्स में रहते हैं इसमें तो रैंडमनेस बढ़ रहा है ना, यूनिवर्स में हमारा रैंडमनेस कम नहीं रहा, हमारा यूनिवर्स हमेशा एक्सपांड कर रहा है, हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइटली एक्सपांड कर रहा है। और इससे हम कहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, जो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट है लाइट का, वहाँ से हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है। तो मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी कम नहीं रहा है, यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ रहा है। वही चीज़ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द व्यू ऑफ एंट्रोपी पे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी जान लीजिए। फॉर ऑल natural processes the entropy is increasing and approaching to maximum। मतलब हमेशा हमारे यूनिवर्स के लिए नेचुरल प्रोसेस मतलब कुछ भी प्रोसेस वहाँ पर हमारा नेचुरल जो है वहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू तक रीच कर रहा है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मेनली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था मैंने कवर कर दिया, और दो चार चीज़ है वो मैं लास्ट वीडियो में, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को सामने समझा दूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, सब कुछ समझिए क्या है। मैंने आप लोगों का एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और कुछ भी डाउट्स रहता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप लोग मुझे कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।